गुर्जर दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम समाज की ऐसी प्रतिभा से आप रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमको गौरवान्वित किया है। और गौरवान्वित करने के साथ में समाज के युवाओं को हमेशा मार्गदर्शित करते रहते हैं, भले जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। ऐसे शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि विजय सिंह जी गुर्जर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दाहोद ज़िले में तैनात हैं। विजय सिंह जी गुर्जर ने 2017 के बैच में 573वीं रैंक हासिल कर उस एग्ज़ाम में सफलता अर्जित की थी। और विजय सिंह जी गुर्जर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दाहोद ज़िले में तैनात हैं। विजय सिंह जी गुर्जर ने 2017 के बैच में 573वीं रैंक हासिल कर उस एग्ज़ाम में सफलता अर्जित की थी। और प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षण के बाद में ये पहली बार पोस्टिंग हुए हैं और वर्तमान में ये दाहोद ज़िले में कार्यरत हैं। विजय सिंह जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को आपके राजस्थान के जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराइए। राजस्थान में झुंझुनू ज़िले से हूँ मैं। वहाँ नवलगढ़ तहसील में देवपुरा बनी गांव है जो ज़्यादातर शिक्षा में हम लोग, मेरा गांव स्पेशली है वो हमारी पुरानी पंचायत है, हमारी तहसील में पीछे ही है, इतना ज़्यादा आगे नहीं है। तो वहाँ से सारे खेती करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो सारे खेती और पशुपालन पे निर्भर है। तो बाकी कम्युनिटीज़ और बाकी एरियाज़ की बजाय में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। वहाँ से ही स्कूलिंग कॉलेज वहाँ से हुआ, बाद में दिल्ली पुलिस और कस्टम्स, इनकम टैक्स 2-3 डिपार्टमेंट ज्वाइन किए और इधर सिविल सर्विस में हो गया, तो बाद में गुजरात कैडर में। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा गांव से लेकर के झुंझुनू से लेकर के दाहोद तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है सफ़र में। मेहनत की, उसका ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों की दुआओं से उसका परिणाम मिला। तो अभी और मेहनत करनी है, अभी जितने लोगों की सेवा कर सकें। आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका मानते हैं? मतलब ऐसे तो एक आदमी का तो कोई किसी का भी रोल किसी की भी लाइफ में नहीं हो सकता है। विशेष तौर पे जिसको आप मानते हैं कि भाई उसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ा। मेरी फैमिली जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और दोस्त स्पेशली मेरे, जब मैं घर से बाहर निकला तो कांस्टेबल जाके ज्वाइन किया था, तो दोस्तों ने उसके बाद में मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। कभी अच्छे दोस्त मिले मुझे ईश्वर की कृपा से, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो सभी लोगों का सहयोग। आपकी सफलता का क्या राज है? वो कौन से कार्य रहे जो आप इस मुकाम पर पहुँचे? एक्चुअली लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ये मुझे लगता है कि सफलता, किसी की भी सफलता का राज है कि अगर हम कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो देर सवेर हो सकता है बट हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कंटिन्यू मेहनत की। गांव का होने के कारण मेरे में आत्मविश्वास थोड़ा कम था। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा अपेक्षा है कि कॉन्फिडेंट रहे। गाँव के बच्चों में प्रतिभाएँ शहरों के बच्चों से कंपेयर करें, सेम लेवल पे अगर रखें, तो गांव के बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। बट वो कई सारे रीजन होते हैं कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। तो कॉन्फिडेंट रहें और कंटिन्यू मेहनत करते रहें। डायरेक्शन सही होना चाहिए। हम जिससे भी सीखें तो हमारा डायरेक्शन अगर प्रॉपर है और मेहनत कर रहे हैं तो सफलता पक्का मिलेगी। जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी को लेकर था कि ग्रामीण परिवेश के युवा शहरी युवाओं के मुकाबले मानसिक दबाव ज़्यादा महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दबाव से छुटकारा पाने का क्या बेहतर तरीका हो सकता है उनके लिए? दबाव से छुटकारे का, दबाव को फेस करो और क्या है। जब निकलेंगे, अभी बहुत सारे सीनियर आईएएस आईपीएस हैं जो गांव से ही बिलोंग करते हैं, और अभी जाके वो जहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस देख के कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि उनका बैकग्राउंड इस गांव का था। मतलब नंबर बहुत बड़ा नंबर है, हज़ारों की संख्या में ऐसे ऑफिसर हैं। तो सिर्फ गाँव का होने से, या कि मेरा आरंभिक शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में हुई है, इससे कोई आत्मविश्वास कम करने जैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं हम में से ही, अगर हम नज़र फैला के चारों तरफ देखते हैं, जो हमारे बीच से गए और बहुत सफल हैं आज। तो आत्मविश्वास से रहें। और ये तो मेरा 100% मानना है कि गांव का बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उतना शहर का बच्चा नहीं कर सकता है। भैंस के दूध में थैली के दूध से ज़्यादा ताकत होती है। जी।
जी सर, मैं पूछना चाहूँगा असफलता को सफलता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? असफलता को सफलता में अगर हम पहले तो ये देखें कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, तो वो कारण अगर हमारे पकड़ में आ जाएंगे कि पढ़ाई का है, कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहे हैं, फैमिली का कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, हमारे मानसिक दबाव फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो है, तो इनको पकड़ लेंगे तो ये आधा काम तो वहीं हो जाएगा। उसके बाद में सही डायरेक्शन लें, सही आदमियों से कंसल्ट करें और उस डायरेक्शन में कंटिन्यू मेहनत करते रहें। अगर हम कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो सफलता पक्की है। हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की और मेरा सिविल सर्विस में नहीं हुआ, पर मैं आरएस बन गया, तो इसको असफलता तो नहीं कहा जाएगा, सफल ही हैं हम। कि हो सकता है हमने तारों पे जाना चाहा, चांद पे लैंड कर गए, तो बुरा नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि असफलता से सफलता की तरफ गया जा सकता है। एक प्रश्न है सर कि आज समाज का जो सफल युवा है वो अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि से बचने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप युवाओं को उसके प्रति वो जानकारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। जबकि इसके बावजूद आपने हमेशा अपनी पृष्ठभूमि को सबके सामने खुलकर रखा है और उसका नतीजा ये रहा कि आज का युवा आपको अपना आइडियल मानता है। तो ये जो लोग अपनी पृष्ठभूमि को छुपा के रखते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सोच है उनकी? ऐसा ये तो वही दे सकते हैं जवाब। मुझे लगता है कि आप हम्बल बैकग्राउंड से हैं और आप सक्सेस हुए हैं, तो आपको अपनी जो वास्तविकता है वो बतानी चाहिए, ताकि आप जैसे दूसरे भाई बहन जो संघर्ष कर रहे हैं उनको एक विश्वास हो कि विजय भाई ने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। मेरे गांव से ही पहले सिविल सर्विस कोई सोचता नहीं था। अभी मेरे गांव के बच्चे जो दिल्ली रह के तैयारी कर रहे हैं, जयपुर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसीलिए है कि उन्होंने वास्तविकता देखी है कि हमारा भाई, हमारा चाचा यहीं पे था, हमारे सामने पढ़ाई की है और वो सक्सेसफुल है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रियल चीज़ें बतानी चाहिए, बाकी क्यों नहीं बताते हैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, ये पुलिस का नारा है। इस नारे का क्या प्रभाव अब तक आपकी सेवा में देख पाए? मैं यहाँ मुझे 1 साल जितना हो गया है, तो कोशिश की है कि आम लोगों से जुड़ें। जैसे मैं गांव में था तो भी ये था कि एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल है, उससे गांव का आदमी बात करने से डरता है। तो मेरे यहाँ ऐसी चीज़ें सामने आती है तो उनको टॉलरेट मैं नहीं करता हूँ। और क्रिमिनल जो हैं उनको ब्रेक डाउन किया है कि उनका जो ओरा होता है सोसाइटी में उसको ख़त्म किया है। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, जनता भरोसा करने लगी है, लोग आके सीधे मिलने लगे हैं। नहीं, नॉर्मली होता था कि गांव का आदमी सरपंच के पास जाके फिर हमारे ऑफिस आता था। तो अभी इस टाइम में हम इस थोड़ा सफल हुए हैं कि डायरेक्ट हमारे पास कोई कंप्लेन लेके आ रहा है, अपने दुख दर्द हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो वो थोड़ा सा विश्वास हमने डेवलप किया है। और अगर हम गाँव से आएँ और गाँव की समस्याओं का दूर नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है सर्विस में आने का। आपको गुजरात पुलिस में या गुजरात प्रदेश में नवाचारों को लेकर पहचाना जा रहा है। आपके द्वारा अब तक किए गए नवाचारों का यहाँ कितना प्रभाव देखने को मिला है? एक्चुअली गुजरात पुलिस जो है ना, वैसे ही नवाचार हैं उनमें। देश में आगे जो पुलिस हैं, सबसे आगे जो पुलिस है उनमें से एक पुलिस बल है गुजरात पुलिस। यहाँ पैसे की कमी नहीं है। आप कुछ भी नया करना चाहते हो तो सीनियर्स जो हैं वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जो कुछ भी थोड़े बहुत किए हैं वो सीनियर्स के गाइड के हिसाब से किए हैं। सरकार बहुत ही यहाँ पॉजिटिव रहती है। आप कुछ भी नया और जो रिजल्ट देने वाला है, हमारे पुलिस सर्विस की अच्छी डिलीवरी करने वाला है, तो उसको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे सरकार, सीनियर ऑफिसर सारे। तो उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें और सफल रहे हैं काफ़ी। जितने भी अभी तक काम किए हैं इस तरह के, तो काफ़ी सफलता मिली है। एक पर्सन इस समय जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में रहता है कि बड़ी परीक्षाओं में विद्यालयी जो प्रतिशत रहता है उसकी कक्षा का या उसकी परीक्षा का, उसकी भूमिका कितनी रहती है बड़ी एग्जामों में? उसका डायरेक्ट तो कोई भूमिका नहीं रहता है। उसकी भूमिका होती तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं तो कुछ 55% 10वीं में करके पास हुआ था। तो पर इतना ज़रूर है कि प्रतिभा आप में होनी चाहिए। हो सकता है आपने 10वीं में 12वीं में आपने ध्यान कम दिया, कुछ लापरवाही की, खेल कूद में ध्यान दिया, कुछ भी, उसकी वजह से मार्क्स कम आए हो। पर उम्र के जिस भी पड़ाव पे आके आप संभलें और अच्छे से मेहनत करें तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कम नंबर आने का बाद में जीवन में सफलता है, सफलता से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। जी। प्रशासनिक तैयारियों के बारे में मोटी किताबों को लेकर बहुत डर लगता है। ऐसी स्थिति में ऐसे में तैयारी करने का बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है जिससे कि मोटी किताबों के दबाव से प्रतियोगी बच सके?
मोटी किताबें मतलब जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या आरएस की तैयारी करनी है स्टेट वाले की, तो कोई एक सिलेबस है उसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वो तो जो एग्ज़ाम है वो डिमांड करती है। तो उसके लिए बच्चे कई बार एक गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल सोर्स से पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सब्जेक्ट टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाते और उन 10 किताबों का बर्डन दिमाग पे रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि एक टॉपिक है, वो एक आप सबसे अच्छी बुक चूज़ कर लो, सबके इंटरव्यू देखो, सबसे बात करो, फिर डिसाइड कर लो कि हाँ आधुनिक भारत के लिए मुझे ये किताब पढ़नी है। बस फिर उसी पे टिके रहो और उसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन जो है इसमें सक्सेस की चाबी है। तो जो बच्चा अच्छे से बार बार पुनर्अध्ययन करेगा वो सफल होगा। तो मोटी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ के अपना हर टॉपिक है उसके वाइज फिक्स कर लें कि ये टॉपिक मैं यहाँ से पढ़ूंगा, वहीं से पढ़े तो सफलता तय है। तो उससे आपकी बुक लिस्ट है वो भी छोटी रहती है। बड़ी परीक्षाएं पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा में परीक्षा भी पास हो जाती है, लेकिन इंटरव्यू की बात आते ही अच्छों की बोली बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है। मैं बता देता हूँ जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनको, कि नए बच्चे मुझसे जब बात करते हैं तो वो प्री और मेंस की बात नहीं करते हैं, वो इंटरव्यू की बात करते हैं। वही बात है ना। जबकि इंटरव्यू में तो सिलेक्शन का सबसे अच्छा परसेंटेज है, 2.5 गुना या 3 गुना है। मतलब कि 100 में से 40 बच्चे या 100 में से 35 बच्चे तो उसमें से सिलेक्ट होने हैं। तो ये तो बहुत अच्छा रेशियो है सिलेक्शन का। बाकी प्रीलिम्स और मेंस में आप देखो कि छट जाते हैं पूरे लोग बीच में। हाँ, तो आप प्रीलिम्स और मेंस की जो है ना वो तैयारी अच्छे से करें। इंटरव्यू अपनी पर्सनालिटी को दिन दिन इम्प्रूव करें, अपने बातचीत के तरीके को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अच्छी बुक पढ़ें, जो करंट में इश्यू चल रहे हैं उनके ऊपर अपना थोड़ा ध्यान लगाएं कि क्या इश्यू चल रहा है, उस पर कोई विरोध कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इसका समाधान सरकार ढूंढ रही तो वो क्या समाधान है और क्या समाधान हो सकते हैं। ऐसे डायमेंशन है, सब पे बात करें तो इंटरव्यू की तैयारी में दिक्कत नहीं होती है। पर जो नए बच्चे तैयारी करते हैं इंटरव्यू अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें आजकल रील वगैरह ये सब छोटे छोटे बना के यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तो बच्चों का स्वाभाविक आकर्षण। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना चाहिए। अगर वो अच्छे से हो गया तो इंटरव्यू हो जाएगा। साथ में आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए न्यूज़पेपर वगैरह हैं, अपना बोलने का तरीका, ये सब सुधार सकते हैं। समाज के युवा आपको इस समय अपना आइडियल मान रहा है, भले से वो राजस्थान हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, कहीं भी हो। अगर समाज के जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी जयपुर में रह के कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि आप अपना आइडियल किसे मान रहे हो, तो एक ही नाम आता है, वो आपका। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश? हाँ, ये मतलब प्यार है आप सब लोगों का कि बच्चे इस तरह से मानते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि जब हम सोसाइटी में जो शिक्षा से जुड़े हुए प्रतिभाएं हैं वो जब बच्चों के आइडियल होने लगती हैं तो मतलब हमारा समाज है, हमारा देश है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों को उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेहनत करें। मैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैं नौकरी के साथ पढ़ता था, तो 5-6 घंटे मैं एवरेज पढ़ता था दिन में। तो आप लोग उससे दुगना पढ़ें और उससे आधे समय में आपको सफलता मिले। तो मेरी यही शुभकामनाएं उनके लिए। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा सर, बालिका शिक्षा के प्रति समाज के अभिभावकों का जो रवैया है उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमारा अभिभावक हमारी बालिकाओं की प्रतिभा पर अभी टैलेंट पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ जो टैलेंट दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पा रही है। इसको पीछे के लिए हमारे द्वारा या समाज के द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए? अभी अगर हम स्पेसिफिकली कम्युनिटी की बात करें तो कर्नल साहब का आभारी रहना चाहिए समाज को। उन्होंने एक सही डायरेक्शन समाज को दिया, सोए हुए सोसाइटी को उन्होंने पूरी सोसाइटी को जगाया। पर जब हम पूरे लोगों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हर समाज में, हर एरिया में एक फेज आता है जिसमें वो तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। तो समाज अभी उस फेज से चल रहा है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो सिक्कर गुजर छात्रावास में एक प्रोग्राम था, तो उसमें मैं गया था। तो उसमें आगे की 3 लाइन में लड़कियां बैठी थी। तो मैंने उनको बोला था कि तुम लोगों को अभी इतनी मेहनत करनी है कि लड़के सिर्फ पीछे की 3 लाइन में बचें। और इस बार वहाँ पे जब प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ तो सेम स्थिति रही कि आधे से पीछे लाइनों तक सिर्फ लड़कियाँ बैठी थी। तो बच्चियों में प्रतिभाएं बहुत हैं। हमारा कुछ हम कंजर्वेटिव रहे, बच्चियों को हमने उतना मौका नहीं दिया, बट अब बहुत तेज़ी से हम सुधर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग ना केवल बच्चियों को बल्कि बहुओं को भी उतना ही मौका देते हैं। कई जगह है कि घूंघट पड़ता है तो पर घूंघट निकाल के भी कॉलेज में जा रही है, तो ये बहुत ही सराही जाने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, बहुत ही करिश्माई बदलाव आएगा सोसाइटी में। तो ये थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के
गुजरात कैडर के अधिकारी विजय सिंह जी गुजर, इनका कहना था कि कुल मिलाकर के कि मेहनत पर विश्वास किया जाए। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपको दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोके। तो ऐसे ही अधिकारियों, ऐसे ही प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।